दोस्तों, इस दुनिया में जितने तरह के लोग हैं उतने ही तरह के उनके शौक़ भी होते हैं। और कभी कभी इंसान के शौक़ ही उसके जान के दुश्मन बन जाता है। दरअसल आज की कहानी में एक व्यक्ति अपने शौक़ की वजह से इस दुनिया को छोड़ के तो चला जाता है, पर पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है और असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद उसके परिवार वाले भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के हापुड़ शहर की। हापुड़ का एक मोहल्ला आता है लज्जापुरी, और इसी लज्जापुरी मोहल्ले का रहने वाला है मुकेश करदम। मुकेश, जिसकी उम्र है लगभग 35 साल, जो अपने घर के नीचे ही एक किराने की दुकान चलाता है। मुकेश की पत्नी का नाम है सरिता देवी। मुकेश के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। दरअसल मुकेश अपनी दुकान से इतना पैसा तो ज़रूर कमा लेता है जिससे वो अपने परिवार के साथ बेहतर तरीके से गुजारा करता है। बात कर रहा हूँ मैं 18 सितंबर 2023 की सुबह सुबह। दरअसल मुकेश अपनी पत्नी और तीनों बच्चों को लेकर के अपने ससुराल बुलंदशहर के इस्माइलपुर गांव में जाता है और फिर अपने पूरे परिवार को ससुराल में छोड़ने के बाद दोपहर के वक्त वापस अपने घर पे चला आता है। घर पे पहुंचने के बाद शाम के करीब 7 बजे तक अपना दुकान चलाता है और दुकान बंद करने के बाद घर में जाकर खाना बनाता है और खाना खाने के बाद गहरी नींद में सो जाता है। पर जब सुबह होती है अगले दिन 19 सितंबर को सुबह सुबह जब सरिता अपने पति मुकेश के नंबर पर फ़ोन करती है तो अब मुकेश का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। दरअसल उसके बाद से सविता कई बार अपने पति के नंबर पर फ़ोन करती है, लेकिन मुकेश का नंबर कभी ऑन नहीं होता है और लगभग 2 दिन का समय गुजर जाता है। 2 दिन बाद भी जब सविता अपने पति के नंबर पर फ़ोन करती है और जब कॉल नहीं लगता है, आखिरकार सविता अपने भाई को लेकर के 21 सितंबर को अपने ससुराल में आ जाती है। अपने भाई को लेकर सुबह सुबह जब अपने घर पे पहुंचती है तो देखती है कि दरवाज़ा बंद तो है, लेकिन बाहर से कुंडी लगा हुआ था, जिसे देख करके सविता को भी बड़ा अजीब सा लगता है। सविता दरवाज़ा खोल करके जब कमरे के अंदर एंट्री करती है तो कमरे के अंदर का नज़ारा देख वो एकदम से जोर से चीख पड़ती है, क्योंकि कमरे के अंदर फर्श पे ही मुकेश का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। दरअसल मुकेश का शरीर पे कोई कपड़ा भी नहीं था, उसका हाथ पैर बंधा हुआ था और मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। दरअसल मुकेश के शरीर पे किसी भारी चीज़ से कई बार वार किया गया था। पूरा फर्श जो खून से सराबोर हुआ पड़ा था और वो खून भी लगभग सूख करके काला पड़ चुका था। सविता जब अपने पति की डेड बॉडी को देखती है तो देखने के बाद वो चीख चीख करके रोने लगती है। इसीलिए सविता का भाई इस बात की जानकारी मुकेश के दोनों भाइयों को दे देता है, जिसमें से एक का नाम है राकेश और दूसरे का नाम है विनोद, जो हापुड़ के ही एक कॉलोनी में रहते हैं। इधर इस बात की जानकारी जब मुकेश के दोनों भाइयों को मालूम चलता है तो दोनों भाई अपनी माँ माया देवी को लेकर के जब मुकेश के घर पे पहुंचते हैं और माया देवी भी जब अपने बेटे की डेड बॉडी को देखती है तो देख करके दहाड़े मार करके रोने लगती है। दरअसल माया के पति को अभी मात्र 3 साल पहले ही मौत हुई थी। माया अभी अपने इस दर्द से बाहर भी नहीं निकली थी कि तभी उसके जवान बेटे के किसी ने बड़ी बेरहमी तरीके से हत्या कर दिया था। इस बात की जानकारी जब आस पड़ोस के लोगों को मालूम चलता है, धीरे धीरे जब लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति इस बात की सूचना पुलिस को दे देता है। इधर पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस जब अपनी टीम के साथ मुकेश के घर पे जाती है तो सबसे पहले उसकी डेड बॉडी को चेक करती है। डेड बॉडी को चेक करने के बाद मालूम चलता है कि मुकेश के शरीर पे किसी भारी चीज़ से कई बार वार किया गया था। हालांकि पुलिस जब कमरे की मुआयना करती है तो बगल में ही एक लोहे का तवा मिलता है। उस तवे पे भी खून लगा हुआ था, जिसे देख करके पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद इसी तवे से मुकेश की हत्या की गई है। हालांकि घर की जब तलाशी लेती है तो मालूम चलता है कि घर का सारा सामान अपनी अपनी जगह पे अस्थिर पड़ा हुआ है, जिसे देख करके पुलिस ये सोचती है कि अपराधी जो कोई भी होगा उसका इरादा लूट का तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दरअसल उसने सिर्फ और सिर्फ मुकेश की हत्या करने के लिए ही आया होगा।
सारी कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। चूँकि हालात उस टाइम इतना बेहतर नहीं था कि पुलिस किसी से कोई सवाल कर सके। जब डेड बॉडी की पोस्टमार्टम हो जाती है उसके बाद से पुलिस डेड बॉडी को परिवार वालों के हवाले कर देती है। उसके बाद से मुकेश की अंतिम संस्कार कर दी जाती है। मुकेश की जब अंतिम संस्कार हो जाती है उसके बाद से पुलिस अपनी टीम के साथ मुकेश के घर पे जाती है और इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले मुकेश की पत्नी सविता से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे पति की कौन हत्या कर सकता है। इस पे सविता पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब मुझे शक नहीं है बल्कि पूरा यकीन है। दरअसल मेरे पति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनके दोनों भाइयों ने किया है, क्योंकि मेरे पति का उनके दोनों भाइयों के साथ ज़मीनी विवाद चल रहा था। सविता जब अपने दोनों जेठों के ऊपर ही आरोप लगाती है, पुलिस सविता के ही तहरीर पर मुकेश के दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लेती है और जब राकेश और विनोद से मुकेश की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो दोनों ही पुलिस को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारा मुकेश के साथ ज़मीनी विवाद चल रहा था, लेकिन विवाद इतनी भी बड़ी नहीं थी कि हम उसकी हत्या कर देंगे। दरअसल हम दोनों भाई जो मुकेश से बहुत प्यार भी करते थे। हालांकि ये दोनों अपनी तरह तरह की सफाई तो देते हैं, लेकिन पुलिस इनकी बातों पे थोड़ा भी विश्वास नहीं करती है। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल देती है और फिर सच्चाई पता लगाने के लिए इन दोनों के ही मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है, साथ ही साथ लोकेशन भी चेक करती है। हालांकि पुलिस जब कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो ना तो उस कॉल डिटेल्स से पुलिस को मिलता है और लोकेशन से भी ये मालूम चलता है कि जिस वक्त मुकेश की हत्या की गई थी इन दोनों के ही मोबाइल का लोकेशन इनके घर के ही आसपास का दिखाई दे रहा था। पुलिस अपनी तमाम कोशिश तो कर लेती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के पास इन दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। इसीलिए पुलिस फिर से मुकेश के घर पे जाती है और जो उसके घर के बाहर सीसीटीवी लगा हुआ था उस सीसीटीवी को चेक करती है। सीसीटीवी को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि 18 सितंबर को शाम के करीब 7 बजे के आसपास मुकेश एक व्यक्ति के साथ अपने घर के अंदर जाते हुए दिखाई देता है और अगले दिन 19 सितंबर को सुबह के करीब 4 बजे के आसपास वही व्यक्ति अकेले घर से बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। हालांकि पुलिस जब उस व्यक्ति का फोटो जूम करके उसके परिवार वालों को दिखाती है तो घर का कोई भी सदस्य उसे पहचानने से इनकार कर देता है। दरअसल समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन था। इसीलिए पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए मुकेश के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि 18 सितंबर को शाम के करीब 6:30 बजे के आसपास मुकेश ने एक आखिरी नंबर पर बातचीत किया था और उसी दिन उसी नंबर पर मुकेश कई बार बातचीत किया था। हालांकि पुलिस जब कॉल डिटेल्स को बारीकी तरीके से जांच पड़ताल करती है तो मालूम चलता है कि मुकेश उस नंबर पर पिछले 1 महीनों से लगातार बातचीत करते आ रहा था। पुलिस जब उस नंबर को देखती है, न जाने क्यों पुलिस को शक हो जाता है कि शायद ये वही व्यक्ति है जो मुकेश के साथ उसके घर में आया था। इसीलिए पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी हसन के नाम पर रजिस्टर्ड है। हसन जिसकी उम्र है लगभग 32 साल, जो मेरठ जिले के धुलड़ी गांव का रहने वाला है, ऑलरेडी शादीशुदा है और हसन के भी 3 बच्चे हैं। पुलिस को जब हसन की सारी डिटेल्स मिल जाती है उसके बाद से पुलिस 22 सितंबर को अपनी टीम के साथ जब हसन के घर पे जाती है तो पुलिस की वहां पे मुलाकात हसन के परिवार वालों से होती है। पुलिस जब हसन के परिवार वालों से हसन के बारे में पूछताछ करती है तो इस पूछताछ में पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल हसन भी जो मोदी नगर में अपना एक खुद का दुकान चलाता है और रात्रि के वक्त उसी दुकान में रहता है, कभी कभार ही वो अपने घर पे आता है। परिवार वालों से पूछताछ करने के बाद पुलिस जब मोदी नगर में हसन की दुकान पे जाती है तो देखती है कि उसके दुकान पर ताला लगा हुआ है। दरअसल हसन जो कहीं फरार हो चुका था। इसीलिए पुलिस अब हसन को ढूंढने के लिए उसके मोबाइल को सर्विलांस पर डाल देती है और जैसे ही 3 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 25 सितंबर को हसन के मोबाइल का लोकेशन हापुड़ के ही मोर्चरी रोड का दिखाई देता है।
पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिल जाती है, पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ मोर्चरी रोड पे जाती है और वहाँ से हसन को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि पुलिस जब हसन को गिरफ्तार करती है तो उसे देखने के बाद पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल मुकेश के साथ 18 सितंबर को शाम के करीब 7 बजे के आसपास जो उसके घर में एंट्री किया था वो कोई और नहीं बल्कि हसन ही था। पुलिस जब हसन को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब हसन से मुकेश की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो हसन भी बिना किसी शक्ति दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन हसन जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है, खास करके जब इसकी असलियत मुकेश के परिवार वालों को मालूम चलता है तो मुकेश के परिवार वाले इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। दरअसल हसन जो बचपन से ही समलैंगिक संबंध का शौकीन होता है, शादी के बाद उसके 3 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन हसन का ये शौक कभी खत्म नहीं होता है। इसी वजह से मोदी नगर में जब अपना दुकान चलाता है, रात के वक्त अक्सर अपनी दुकान पे ही ठहरता है। दरअसल हसन के कई सारे लड़कों के साथ में दोस्ती होती है और उन लड़कों को अपने दुकान पे ही बुलाता है और रात्रि के वक्त दुकान के अंदर ही मुलाकात करता है। करीब 1 महीने पहले हसन की कांटेक्ट फेसबुक के जरिए मुकेश से होती है। मुकेश से जब दोस्ती होती है और जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो बातचीत के दौरान हसन को मालूम चलता है कि दरअसल मुकेश भी समलैंगिक संबंध का शौकीन रखता है, जिसकी वजह से मुकेश और हसन के बीच में और ज़्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है और फिर फ़ोन के जरिए एक दूसरे से बातचीत भी करने लगते हैं। फ़ोन के जरिए दोनों एक दूसरे से बातचीत तो करते हैं, लेकिन चाह करके भी एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाते हैं क्योंकि मुकेश को कभी सही मौका ही नहीं मिल पाता है। आखिरकार 18 सितंबर को मुकेश जब अपनी पत्नी और 3 बच्चों को लेकर ससुराल में छोड़ आता है, उस दिन मुकेश को मौका मिल जाता है। दोपहर के वक्त जब घर पे पहुंचता है, तुरंत ही हसन के नंबर पे फ़ोन करता है और सारी बात हसन को बताते हुए कहता है कि दरअसल आज रात को मैं अपने घर पे अकेले हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मिलने के लिए आज रात को तुम मेरे घर पे ही आ जाओ। मुकेश जब हसन को अपने घर पे आने के लिए कहता है, पहले तो हसन इनकार करता है, लेकिन मुकेश जब हसन से कहता है कि इससे बेहतर मौका अब हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगा, आखिरकार हसन उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है और दोपहर के वक्त ही गाड़ी पकड़ करके हापुड़ के लिए निकल जाता है। शाम के करीब 6 बजे के आसपास जब बस अड्डे पे पहुंचता है, इधर मुकेश भी अपनी दुकान बंद करके बस अड्डे पे चला जाता है और वहां से हसन को रिसीव कर लेता है। उसके बाद से हसन को अपनी बाइक पे बिठा करके अपने घर पे लेकर आता है। शाम के करीब 7 बजे के आसपास सबसे पहले अपनी दुकान बंद करता है और फिर हसन को लेकर के अपने कमरे में चला जाता है। दरअसल मुकेश जब हसन को रिसीव करने के लिए जाता है तो रास्ते से ही कुछ शराब की बोतल भी खरीद करके लाता है। दोनों घर के अंदर जब एंट्री करते हैं, उसके बाद से मुकेश खाना बनाता है और रात्रि के करीब 9 बजे तक दोनों बैठ करके शराब पीते हैं और खाना खाते हैं। जब सारी शराब खत्म हो जाती है, उसके बाद से जब दोनों बेड पर जाते हैं, अपने अपने शरीर के सारे कपड़े उतार देते हैं। लेकिन जब कपड़े उतार देते हैं, उसके बाद से मुकेश हसन से अपने शौक के बारे में बताता है। दरअसल मुकेश हसन से कहता है कि मुझे हाथ पैर बांध करके अननेचुरल तरीके से सेक्स करने में बहुत मज़ा आता है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज रात हम दोनों इसी तरीके से करते हैं। मुकेश जब अपने शौक के बारे में बताता है तो इसे सुनने के बाद हसन को भी बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन मुकेश के जिद करने की वजह से हसन इसके लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से मुकेश हसन के दोनों हाथ पैर को बांध देता है और उसके मुंह में कपड़ा भी ठूस देता है और उसके बाद से हसन के साथ संबंध बनाने लगता है। लेकिन हसन के साथ जब अननेचुरल तरीके से संबंध बनाना शुरू करता है, हसन इस दर्द को सह नहीं पाता है, इसीलिए हसन काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। लेकिन हसन जितना ही ज़ोर ज़ोर से चीखता है, उसकी चीख सुन करके मुकेश को और ज़्यादा मज़ा आने लगता है। जब मुकेश की अपने शौक पूरे हो जाते हैं, तब तक इधर हसन की हालत एकदम से ख़राब हो जाती है। दरअसल हसन जो गुस्से के मारे एकदम से पागल हो जाता है। मुकेश का जब अपना काम कंप्लीट हो जाता है, अब बारी खुद मुकेश की होती है, इसीलिए हसन मुकेश के भी दोनों हाथ पैर को बांध देता है और उसके मुंह में कपड़ा ठूस देता है। लेकिन तब तक हसन गुस्से के मारे इतना काफ़ी पागल हो चुका था कि मुकेश का हाथ पैर बांधने के बाद
उसके साथ संबंध नहीं बनाता है, बल्कि बहाने से किचन में चला जाता है। और किचन के अंदर जब हसन को कोई हथियार नहीं मिलता है तो आखिरकार किचन के अंदर से उस लोहे के तवे को उठा लाता है। इससे पहले कि मुकेश कुछ समझ पाता, उसी तवे से मुकेश के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से मुकेश की चीख भी नहीं निकल पाती है और घटनास्थल पे ही उसकी मौत हो जाती है। मुकेश की जब मौत हो जाती है उसके बाद से हसन उसकी डेड बॉडी को बेड से नीचे फर्श पे उतार देता है। तब तक रात्रि के लगभग 12 बज चुका था। दरअसल उसके बाद से अब हसन को समझ में नहीं आता है कि वो इतनी रात को अपने घर कैसे जाए, क्योंकि हसन को ये मालूम था कि इतनी रात को घर जाने के लिए उसे कोई सवारी गाड़ी नहीं मिलेगी। इसीलिए काफ़ी देर तक उसके डेड बॉडी के बगल में बैठे रहता है। किचन में जाता है, अपने सारे शरीर को धुलने के बाद कपड़े पहन लेता है और किचन में ही चाय बनाकर लेकर आता है और फिर मुकेश की डेड बॉडी के बगल में ही बैठ करके चाय को पीने लगता है। सुबह का जब 4 बज जाता है, सुबह के करीब 4 बजे के आसपास जब हसन मुकेश के घर से बाहर निकलता है तो दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा देता है और फिर वहाँ से सीधे अपने घर नहीं जाता है, बल्कि मोदीनगर अपनी दुकान पे चला जाता है। दरअसल हसन को पूरा यकीन था कि पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि जब हसन मुकेश के साथ उसके घर पे गया था तो किसी ने दोनों को एक साथ देखा भी नहीं था। लेकिन शायद हसन को ये नहीं मालूम था कि मोबाइल की वजह से पुलिस उस तक पहुंच सकती है। दरअसल उसके बाद से कुछ घंटे तक अपनी दुकान पे ठहरता है और फिर दुकान में भी ताला लगाने के बाद लगभग 2 से 3 दिन तक अपने रिश्तेदारों के पास जाकर के रहता है। और आखिरकार 25 सितंबर को हसन ये जानने के लिए हापुड़ में चला जाता है कि पुलिस इस केस में अभी तक किसी को पकड़ी है या फिर नहीं। लेकिन हापुड़ में जैसे ही पहुंचता है, इधर उसका लोकेशन जब पुलिस को मिल जाती है, पुलिस हापुड़ के मोर्चरी रोड से उसे गिरफ्तार कर लेती है। वाकई में हसन जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस हसन के ही तहरीर पे उसे जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी की सच्चाई जब मुकेश की पत्नी सविता को मालूम चलता है तो सविता इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।